हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री या इवन फिजिक्स में जो मैथ्स का डर होता है वो कैसे भगाएं, स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जेई वाले बच्चों को भी कुछ कुछ को ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेनली बायो स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि मैथ से बड़ा डर लगता है, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करें ये आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जब आपकी फिजिकल केमिस्ट्री ही शुरू हो तो सबसे पहले आप सभी ग्राफ्स का आइडिया ले लें कि अच्छा पैराबोला ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, सब बात को अच्छे से समझ लें। अच्छा ये पैराबोला हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ये सब बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल के ग्राफ कैसे बनते हैं, अच्छा, और ये सब चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आपको उनकी एनालिसिस पूरी अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहेगी। गैसीय स्टेट में ग्राफ्स का बहुत बड़ा रोल है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, आपको ग्राफिकल एनालिसिस भी पूरी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ्स का रोल आएगा और इवन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पे ग्राफ्स आ ही जाएगा। सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स की बात नहीं है, इन दोनों चैप्टर में तो ग्राफ्स भर भर के हैं। इवन थर्मोडी में बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ्स की ज़रूरत तो आपको सब जगह पढ़ने वाली है। इसके अलावा आप लॉगरिदमिक और एंटी लॉगरिदमिक कैलकुलेशंस में अपना मास्टरी ज़रूर कर लें। अगर आपको लॉग सॉल्व करना नहीं आता या एंटी लॉग सॉल्व करना नहीं आता तो आपका इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। मुझे याद है जब मैंने 11th में इक्विलिब्रियम का टेस्ट दिया था तो मेरे क्वेश्चंस इसीलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मुझे लॉग और एंटी लॉग में मेरी अच्छी कमांड नहीं थी। मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते थे, लेकिन अगर मेरा लॉग और एंटी लॉग नहीं अच्छा था, इस वजह से मैं क्वेश्चन के फाइनल आंसर पे नहीं पहुंच पा रहा था और मेरे नंबर बहुत कम आए थे। केमिस्ट्री में 180 में से मेरे 40 नंबर आए थे मेरे मॉक टेस्ट में, जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम भर भर के आई थी। ठीक, तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम में नहीं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बहुत सारे चैप्टर्स में आपको लॉग एंटी लॉग ज़रूरत पड़ेगी। फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगी और केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ने वाली है ज़रूरत। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, लॉग एंटी लॉग एक बार में अच्छे से सीख के ख़त्म करें। अच्छा, इसके अलावा बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज अपने इसको ज़रूर अच्छा रखें। अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग रखें, बेसिक मैथ्स को कहीं भी वीक ना जाने दें। जो आपका जोड़ गुणा घटा भाग वाली चीज़ें हैं उस सबको भी आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अपना मैथ्स वाले पोर्शन में कभी भी लैग मत करो, जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो। क्योंकि क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री एक लेवल पे है और उसके बाद अल्टीमेटली मैथ्स ही है जो तुम्हें सॉल्व करनी रहेगी न्यूमेरिकल प्रोफाइल के क्वेश्चंस में। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक मैथ्स, जोड़ गुणा घटा भाग, जो भी है बेसिक ज्योमेट्री के आइडियाज़, ये सब तुम्हें होने चाहिए। इसके अलावा यूनिट कन्वर्जन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कई बार तुम्हें कुछ फॉर्मूले में यूनिट्स किसी पर्टिकुलर यूनिट में ही रखनी होती है, तो वो यूनिट में तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए। और क्वेश्चन में क्योंकि कई बार दूसरी यूनिट में दे देता है, सपोज तुम्हें फॉर्मूले में यूनिट जो प्रेशर रखना है वो रखना है तुम्हें पास्कल में, और तुम्हें जो यूनिट दी हुई है जो क्वेश्चन में वो दी हुई है एटीएम में, तो तुम्हें एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें उनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, तो वो रिलेशन सारे याद रखो। ऐसे ही वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम तुम्हें लीटर से मीटर, लीटर से तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब, लीटर से डेसीमीटर क्यूब, क्या रिलेशन होता है इन सब में, ये सब तुम्हें चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं तो तुम बहुत जगह तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो सभी यूनिट कन्वर्जन को अपने अच्छे से टिप्स पे कर लो। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट का डेंसिटी वाले फॉर्मूले के ऊपर। इसमें मोलर मास हमें निकालना था, ठीक है। तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, लेकिन इसमें जो मोलर मास था केजी पर मोल में था। अब मोलर मास तो ग्राम पर मोल में होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि फॉर्मूला हमें ढंग से पता होना चाहिए कि डेंसिटी जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, ये होती है, जहाँ पे डी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल होती है जो कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी होती है, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में, एम मोलर मास होता है, एन एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, ए एज लेंथ होती है यूनिट सेल की। और इसमें ये जो हमारा जो मैंने स्टार करके लटका के लिखा हुआ है कि मोलर मास अगर
ग्राम पर मोल में आप रखोगे और ए सेंटीमीटर में रखोगे तो डी आपकी निकलेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसी तरीके से आपका यहाँ पे डेंसिटी किस में है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो आपको एज लेंथ किस में रखनी पड़ेगी, एज लेंथ मीटर में रखनी पड़ेगी, तब आपका मोलर मास केजी पर मोल में निकलेगा। तो छोटी सी बात है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, इसमें यूनिट्स का खेल था। बाकी क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेशन सिंपल थी, लेकिन हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो बस यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। ये वाली बात अगर आपको नहीं पता है या इसमें आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आपको क्वेश्चन में करने में दिक्कत होगी। अच्छा, अब यूनिट्स में आपको करना है तो फिर आपको यूनिट कन्वर्जन चाहिए। पीकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो पीकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं पता फिर क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी बात है, इनके वजह से आपका क्वेश्चन नहीं अटके, इसलिए आप अपने मैथ्स को अच्छे से कर लो। किसी भी चीज़ का डर खत्म करने का यही तरीका है कि उसको एक बार लग के ख़त्म कर दो। तो आप यही करना पड़ेगा आपको। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो मोलर मास आपका केजी पर मोल में कब आएगा, जब आप एक को आप मीटर में रखोगे। बाकी क्वेश्चन सिंपल था, आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा आपको ये समझना होगा कि आपको एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट दोनों ही तरीके की कैलकुलेशन करना सीखना होगा। ये भी एक मैथ्स का ही पार्ट है कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, कब करनी है, और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे करनी है और कब करनी है। दोनों ही आपको आने चाहिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके वो देख भी सकते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।